बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने एक बहुत ही संजीदा मौजू पे जो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, सिक्योरिटी की सिचुएशन जो बन रही है उस पर बात करनी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो इंडिया से आई, बेंगलोर से आई, पाकिस्तान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आज की जीत है, कुछ उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। एक पहाड़ जैसा टारगेट पाकिस्तान के सामने था, 401 रन्स न्यूजीलैंड ने बनाए और इतने पहाड़ जैसे टारगेट के लिए जो अप्रोच होनी चाहिए थी वो अप्रोच आज हमें टीम में नज़र आई। और क्या ही उम्दा एक इनिंग्स खेली है फ़खर ने और बाबर ने, और उन्होंने यकीनन हमें वो जो होता है ना फ़ख्र आज़म काइंड ऑफ फीलिंग दे दी पाकिस्तानी कौम को। क्योंकि हमारा सफ़र जो वर्ल्ड कप का था वो काफ़ी लग रहा था कि अबाउट टू एंड है, लेकिन आज बहुत सारे इम्कानात रोशन हो गए। यूँ लग रहा था मौसम, कुदरत और किस्मत सब पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ इसको इन फैक्टर्स में नहीं देखते, क्योंकि आज जो गेम हमें नज़र आई है, जो एग्रेसिव तरीके से खेलते हुए हमें ये दोनों प्लेयर्स नज़र आए हैं, कप्तान और फ़खर जमान दोनों, और जिस तरीके से कैलकुलेटेड एक इंटेलिजेंट क्रिकेट हमें नज़र आई है, वो एक उम्मीद हमें हो गई है कि नई पाकिस्तानी टीम के बारे में जो काफ़ी दिनों से हम बार बार कह रहे हैं कि अप्रोच नहीं है, प्लान नहीं है, कोचेस पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो शायद आज काफ़ी अच्छा कम बैक किया है पाकिस्तान ने। तो पहले ज़रा इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लेजेंडरी साबिक क्रिकेटर, और वहीद खान साहब पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। जी मोहसिन साहब, किस तरह से देख रहे हैं आज की जीत को? और क्योंकि पाकिस्तान जितनी बार भी ये बारिश की वजह से जो मैच डिसकंटिन्यू हुआ, पाकिस्तान आगे था और बड़ा कैलकुलेटेड होकर खेल रहा था। अब रोशन है इम्कानात, पाकिस्तान जाएगा सेमीज तक? पहली बात तो तंजीला, मैं आपसे कहूं कि जो आपने तज्जिया किया है अभी, वो तो इतना परफेक्ट किया है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपने नहीं, आपके पास बहुत है कहने के लिए। जो क्रिकेट खेलता है और जो देखता है उसमें बहुत फर्क होता है। नहीं, वैसे ऑनेस्टली आपने जो इतनी खूबसूरती से तज्जिया किया, बहुत ही सही किया, और नो डाउट। और मैं फखर के लिए जरूर एक बात कहूंगा कि जब इसको देखिए, ऐसे प्लेयर्स को कभी आप इन एंड आउट नहीं करते इनके साथ। या तो आप इनको टीम में रखते हैं और रखते हैं, या तो नहीं रखते, और जब रखते हैं तो विद कॉन्फिडेंस रखते हैं। और कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि तंजीला, जिनको आपको बात करते रहना पड़ती है, उनको आपको मेंटली उनको टफ रखना पड़ता है, उनको समझाना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, आप उनको एक या दो दफा बता दें तो पूरे लॉन्ग टर्म में वो या पूरे टूर्नामेंट में उनको पता होता है। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको हर दूसरे दिन या हर नए मैच में आपको एक नए तरीके से बात करना पड़ती है। फखर ऐसा लड़का है कि जो गेम चेंजर है, ये डिस्ट्रॉयर है। ये और गेम चेंजर जो होते हैं वो हर मैच में रन्स नहीं करते, 10 में से 10 में रन्स नहीं करेंगे, लेकिन जब भी करेंगे वो मैच को जिता के ले जाएंगे। तो ऐसे प्लेयर को आपको एक दो प्लेयर, और खासतौर पर शॉर्टर वर्जन में, T20 में और वनडे में, अगर ऐसा प्लेयर हो। अब देखिए, पिछला मैच जो हम जीते हैं पाकिस्तान, और आज जो मैच जीते हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बाबर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, नो डाउट, अनडाउटेडली। लेकिन फखर वाज द मेन पर्सन जिसने बिल्कुल पासा पलट दिया। तो उसने गेम को, इतना बड़ा टारगेट आपने कहा कि बहुत ही बड़ा टारगेट 400 का, और मैं खुद सोचा था ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी है, नफी तुली, प्लस उनका फील्डिंग का बैकअप बहुत अच्छा है। लेकिन फील्डिंग का बैकअप जब काम आता है जब ग्राउंड के अंदर बॉल हो, लेकिन जब ग्राउंड के बाहर बॉल हो। और फखर ने जिस तरह से हार्ड हिटिंग की है, उसने 4 भी मारे हैं, 6 मारे हैं, तो उसने स्टैंड्स में मारे, बाउंड्री लाइन भी क्रॉस नहीं किया, स्टैंड्स के अंदर उसके शॉट्स गए। तो उसने एक बहुत ही जबरदस्त रिक्वायर्ड इनिंग्स खेली है, और उसका गेम ये है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बाबर को आप कुछ भी कर रहे हैं, बाबर का वही गेम खेलेगा। बाबर की जो बात मुझे पसंद है, वो अपने प्रॉपर शॉट्स खेलता है, लूज बॉल को मारता है, शेट मारता है, वो शॉट मेरा ख्याल है कि अप्रोच तो शुरू से ही बहुत ज़बरदस्ती। वहीद साहब से भी ज़रा पूछ लेते हैं। वहीद साहब, अब काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हैं, हम पॉइंट्स चार्ट्स के ऊपर चले गए हैं और 5वें नंबर पे पाकिस्तान की पोजीशन है। आज की जीत के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं आगे का सफ़र वर्ल्ड कप का? देखिए, जहाँ तक पॉइंट्स टेबल की बात है, वहाँ तो बड़ा सिंपल अब एक कैलकुलेशन आ गई है
कि अगर मतलब पाकिस्तान को पहले तो अपना आखिरी मैच जीतना है इंग्लैंड से, दैट इज मतलब वो तो उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को हरा देता है लास्ट मैच में 11 को, तो पाकिस्तान के 10 पॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद इफ न्यूजीलैंड लूजेस टू श्रीलंका, देन पाकिस्तान कैन हैज अ चांस ऑफ क्वालिफाइंग। इसमें असल में अब अफगानिस्तान भी मिक्स में आ गया है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, वो उनके भी 8 पॉइंट है। तो थोड़ा सा जो है इट्स अ बिट मतलब अभी हमें क्लियर पिक्चर नहीं है कि चौथी टीम कौन सी होगी सेमीफाइनल में। लेकिन पाकिस्तान का मैं सिर्फ ये कहूंगा कि दे जस्ट हैव टू विन द लास्ट मैच नाउ। आज तो देखें सीधी सी बात है, वो कहते हैं ना कि कुदरत का निज़ाम हम कहते हैं, जिस वर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, तो आज वो वाकई कुदरत का निज़ाम काम आ गया हमारे। क्योंकि जितने रन हमने कंसीड कर दिए थे देवर टू मच, 401 रन आप जब कंसीड कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आपको उम्मीद करनी नहीं चाहिए मैच जीतने के लिए। बट आई लाइक द वे फाकर केम आउट। फाकर ने जिस तरह इंटेंट से बैटिंग की, जिस तरह उसने एग्रेशन से बैटिंग की, मतलब ही डिडंट गिव अप। और बाबर ने भी 50 किए, लेकिन आई थिंक कि जो फाकर के 126 128 नॉट आउट है, दैट वाज द मैच विनिंग इनिंग्स। और क्योंकि बारिश हो गई और 2 दफा फिर वहाँ इंटरप्शंस हुए, तो फिर डीएलएस मेथड पे हम जीत गए 21 रन से। तो दोस्त 21 रन वर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर फागर इस रेट पे बैटिंग नहीं करता, तकरीबन उसने कोई 150 की स्ट्राइक रेट पर बैटिंग की है, 11 छक्के लगाए, 8 चौके लगाए, तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान ये मैच जीत पाता ये बारिश के इंटरप्शन पे। लेकिन अगर चले हम जीत गए बिल्कुल हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम चाहते थे कि आज, क्योंकि हमने एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करनी थी, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़तह आज पाकिस्तान को मिली है। अभी सफ़र तमाम नहीं हुआ वर्ल्ड कप में, सो एक और अच्छी जो मुकाबले की क्रिकेट होगी वो हम देखेंगे 11 को इंशाल्लाह। चलते अपने मेन टॉपिक की तरफ जनाब। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान में अभी हम देख रहे हैं, अगर गुज़श्ता 2 सालों की बात करें तो जो इंसर्जेंसी है वो सर उठा रही है और मुख्तलिफ़ इलाकों में सॉफ्ट टारगेट्स को हिट किया जा रहा है, लेकिन बिलखुसूस सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक बड़ी खबर आई कि पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे, तारीख सामने आ गई है 8 फरवरी की। और इसके साथ ही हम देख रहे थे कि आज सुबह मियांवाली बेस में, जो तरबियती बेस है, वहाँ पर एक हमले को नाकाम बनाया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इसी तरीके से कल गवादर में जो हमला हुआ उसमें 14 हमारे जो फ़ौजी अफसरान हैं, मुख्तलिफ़ फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले जो जवान हैं, वो शहीद हो गए। एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इससे निमटना कितना ज़रूरी है? क्या पाकिस्तान के पास चैलेंजेस हैं और क्या हमारे पास अब रोड मैप है विज़ा विज़, जब हम एक इंतखाबी मुहिम में सियासी जमातें उतर रही हैं और बहुत सारी सियासी जमातें पहले ही सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर रही हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो हमारी केयर टेकर इस वक्त गवर्नमेंट है, क्या इस पूरे सिनेरियो में वो परफॉर्मेंस दे सकती है जिस का उनसे हालात तकाजा कर रहे हैं? हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद हमारे मेहमान, उनके पास ये अहम सवाल लेके जाएंगे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ दोनों एक साथ ही शुरू हो रहे हैं, तो किस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए, क्या टैकल करना चाहिए? ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरवर बारी साहब, जो कि पतन ऑर्गेनाइजेशन और उससे पहले फाफन के साथ बड़ा ज़माना ये रहे हैं वाबस्ता, और इलेक्शंस और पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल है उसको बहुत क्लोजली देखते हैं, उस हवाले से काम भी करते हैं और उसके पे लिखते भी हैं। बारी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर वकार हसन साहब दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बारी साहब, इलेक्शंस के डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई अभाम अभी भी रह जाना चाहिए, और जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से अभी से ही कुछ चीज़ें उठ रही हैं, वो कैसे आपके ख्याल में सेटल होंगी और उसके लिए क्या वे फॉरवर्ड है मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने जो है वो 8 फरवरी की डेट जो है वो फाइनल कर दी है। लेकिन काश के ये डेट इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत बहुत पहले दे चुके होते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जहाँ तक दूसरा हिस्सा है आपके सवाल का कि कुछ खदशात हैं, ट्रांसपेरेंसी का इशू है, तो बहुत सारे मामलात अभी तक हैं जिनको देखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि क्या तमाम सियासी जो
जमातें हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल है या नहीं है। और दूसरा ये है कि जो इंतज़ामात हैं इलेक्शन के, जैसे डीलिमिटेशन का मसला है और इसके अलावा वोटर रजिस्ट्रेशन है, इस वक्त हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 13 to 15 मिलियन जो एलिजिबल वोटर्स हो सकते थे वो डिसएनफ्रेंचाइज कर दिए गए हैं, क्योंकि उनको अभी तक वो हमारी वोटिंग लिस्ट पे नहीं है। ठीक तो है। एक तो ये बहुत बड़ा मामला है कि ये सिर्फ खवातीन नहीं है, बल्कि खवातीन के अलावा बहुत बड़ी तादाद जो है वो यंग जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की उसकी है। तकरीबन हमारी जो 6 करोड़ के लगभग हमारे जो नौजवान 18 से 25 साल की उम्र की आबादी है वो है, लेकिन उसमें से सारे लोग, सारे जो 18 साल और 25 साल के दरमियान है वो सब इलेक्टोरल रोल पर नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए कि किस तरह उनको शामिल किया जाए। दूसरा है डिलिमिटेशन का मामला। जाहिर है उसकी जो ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं, पटिशन जो है उनकी हेयरिंग शुरू हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हम समझते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं जो माजी में कभी नहीं हुई। कई ऐसे हलके हैं जहां पर वो मैं पूरी वापस आती हूँ, गिफ्टेड। ये जो डीलिमिटेशंस का मामला आप उठा रहे हैं, मैं इस पर वापस आती हूँ क्योंकि शायद जो बहुत सारे सियासी जमातों की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें एक मामला ये भी है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान में जो सूरत हाल रही है, बार बार ये तकाजा किया जाता रहा मुख्तलिफ जो एक्टर्स हैं पाकिस्तान में कि एक क्लियर मैंडेट के साथ जब मुंतखब हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान के मसाइल हल होने की तरफ बढ़ेंगे। आपको लगता है कि ये डिसीजन उस डायरेक्शन में एक अच्छा खुशाइंद कदम है? आई थिंक अगर कंटिन्यूटी देखें फॉर लास्ट 15 इयर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कितना जर्की रहा है सिस्टम, बट डेमोक्रेसी और जो अवाम का फैसला है थ्रू इलेक्शंस, आई थिंक दैट हैज बीन गोइंग ऑन, एक्सेप्ट भी किया गया और यही रास्ता है इसमें। आई थिंक देयर इज नो टू अदर आई थिंक व्यू जो है इस पे। मेनली ये है कि ऑफ कोर्स इस साल देयर वर चैलेंज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, इकोनॉमी, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रही, आई थिंक स्पेशली लास्ट 1.5 year। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज ओवरकम दैट। जिस तरह से वारी साहब कह रहे थे कि आइडियल वुड हैव बीन इलेक्शन कमीशन एंड यू नो कोऑर्डिनेशन विद प्रेसिडेंट डूइंग इट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फिर शायद बीच में आना पड़ा। बट बाय एंड लार्ज जो असेसमेंट थी, ज़ाहिर है जब आई सियासी थिंक इदारे पिछले 2-3 या महीने से वो जो चल रहे थे इदारे कि ये हैं अर्ली, वो नहीं करते फैसले तो फिर किसी दूसरे इदारे को बीच या में मुदाखलत करनी पड़ती है। विच इज अगेन गुड के सुप्रीम कोर्ट का कम से कम इतना है कि दे कैन यू नो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल के जो इश्यूज हैं अभी आगे मेनली हमने देखना है। आई थिंक जो बाकी उन्होंने बताई डिलिमिटेशन के इश्यूज हैं, प्लस यू नो जस्ट अगर कह रहे हैं कि सम ऑफ द यूथ इज बीइंग डिसएनफ्रेंचाइज्ड, आई थिंक दिस हैज टू बी लुक्ड इनटू इट। अच्छा, ऐसा जो होना एक जो चाहिए 18 आपने साल से आपने ऊपर खुद जो भी भी है। अभी सिक्योरिटी का जिक्र किया, तो जाहिर बात है जो सिक्योरिटी सिचुएशन रही है उसको भी जोड़ा जाता है डायरेक्टली कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो सिक्योरिटी को हॉस्टाइल करने वाली फोर्सेस हैं उनको स्पेस मिलता है। तो आपको लगता है कि क्लियर मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत ज़्यादा अगर स्टेबल होती है तो ये जो सिक्योरिटी का मामला है इसको भी बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है? जी डेफिनेटली, जब आवाम का मैंडेट और कॉन्फिडेंस होता है, स्पेशली इफ यू आर अ मेजॉरिटी पार्टी और आपको मैंडेट मिलता है, तो डिसीजन मेकिंग में आसानी है। लाइक आई थिंक पिछली दोनों जो गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो पीटीआई की थी या बाद में जो आप कह लें पीडीएम। पीडीएम की गवर्नमेंट थी, देवर मेनली यू नो कोलिशन गवर्नमेंट, वेरी वीक कोलिशन, और डिसीजन मेकिंग का वहाँ पे आपने देखा कि उसका इम्पैक्ट आया है। बारी साहब लेकिन एक और चीज जी, टाइम, जी सॉरी, अगर मैं खत्म कर लूँ, एक और चीज आई थिंक वी मस्ट अंडरस्टैंड इज के जो ऑफिसर एडजस्टेंट है बेसिकली इट्स अ शटर जोन, और ये आज की बात 2000 साल से 2 सुपर पावर इंटरवेंशन, फिर 4 दफा रजीम चेंज हुआ वायरस, उसका एक बड़ा लॉजिकल इम्पैक्ट है। टाइम वी फील के हम की बबल में रह रहे हैं एंड वी आर नॉट अफेक्टेड, सो उसके साथ लिंक्ड है सुपर बिल्कुल पावर ठीक है। इन्वेंशन, आपके नेबरहुड में आके बैठ गए और उसके फिर आप अभी उसको मैनेज कर रहे हैं। सो उसका डेफिनेटली हर वक्त रहता है, बिकॉज आई थिंक वी नॉट नेवर बीन स्टेबलाइज्ड ऑन द वेस्ट साइड फॉर ठीक है। लास्ट 3 decades। ठीक, बारी साहब आप किस तरह से देखते हैं? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो स्पेशली ये दो जो इंसिडेंट्स अभी मैंने इब्तदाई में कोट किए, एक मियांवाली तरबियती बेस का और एक जो गवादर पसनी में जो वाक़या पेश आया, इनको बहुत सारे लोग इस लिंक कर रहे हैं कि इंतखाबात की क्योंकि तारीख का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम बढ़ा है, उसको सबोताज करने की ये कोशिश है।
नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये इंतखाबात के साथ इसका ताल्लुक है। ये बुनियादी तौर पर तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई माह से जो बम धमाके हैं, जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, उनमें इजाफा हुआ है। और ना सिर्फ कि इजाफा हुआ है, बल्कि जो शहादतें हैं उनका भी स्कोर ऊपर चला गया है। तो ये काफ़ी दिनों से हो रहा है। इसका मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन की डेट के साथ कोई ताल्लुक है। ठीक है। ये मामला हमारा काफ़ी अरसे से, जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि 1980 की दहाई से मुसलसल हम इसका शिकार हैं। और जैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हो गई बिल्कुल जबकि इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका था। फिर 2008 में हम देखते हैं जो सूरत हाल थी, और 2013 में भी हम देखते हैं कि जी, बहुत मुख्तलिफ सियासी टारगेट। जमातों को कैंपेन नहीं करने दी गई सिक्योरिटी तो सिचुएशन की मेरा वजह से। ख्याल है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनमें बहुत सारी ऐसे लोगों की तादाद है जो जिनकी आइडियोलॉजी ये है कि जो एक मगरबी जमहूरियत है, इसका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है, इसलिए वो मुसलसल जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको टारगेट करते रहे हैं। ठीक, अच्छा, सिर्फ और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को नहीं टारगेट किया जा रहा बारी साहब। अब तो ये जो पर्टिकुलरली आप जिस 1.5-2 साल की बात करें ताहिर खान साहब, उसमें जो बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया वो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इदारे हैं, दफातर हैं, उनको ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ताहिर साहब, इसका क्या मकसद हो सकता है? और जिस तंजीम ने जो तहरीके जहाद पाकिस्तान तंजीम है, कुछ उसके हवाले से भी बताइए कि क्या एजेंडा हो सकता है ये जो भी रिसेंट 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने। देखिए ना, जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इन तंजीमों का, इन ग्रुप की जंग है, तो उसी जंग में ये माजी में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके इदारे हैं, उनके मराकज़ हैं, उनको ये निशाना बनाते रहे। लेकिन जो मियांवाली में हुआ है वो थोड़ा सा मेरी नज़र में ज़्यादा इसलिए सीरियस है, ख़तरनाक है कि 9 लोगों ने, जिस तरह के आईएसपीआर का पहले बयान था तो उसमें 9 लोगों का जिक्र था और कि 9 हमलावर थे। तो अगर 9 लोग एक ग्रुप में हमला करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब जिसने भी हमला किया है उस पे बाद में आऊँगा, टीजेपी पे, लेकिन उसके पास मेन पावर की कमी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मेरी नज़र में उनके पास जिस तरह के सिक्योरिटी ज़राए ने कहा भी है, सोशल मीडिया पे भी कुछ पोस्टें हैं कि जो असलहा उन्होंने इस्तेमाल किया है वो अमरीकियों का जो अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ असलहा है वही उनके पास था, और फिर रात को जो देखने वाले आलात थे वो भी उनके पास थे। तो ये हमारे लिए दूसरा चैलेंज है कि एक तो इनकी तरबियत ज़्यादा हो गई, मैन पावर उनके पास ज़्यादा हो गया, और असलहा उनके पास बड़ा लेटेस्ट आया है। तो एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर थोड़ा-सा इस वक़्त हमारे लिए वो नहीं है मौका कि हम अपने इदारों पे तनकीद करें, लेकिन और वो अपना तहकीकात भी करेंगे, पता भी चलेगा कि ये लोग कैसे आए, कहाँ से आए, ये कौन है। क्या लेकिन एक इसका चीज़ क्या को इसका ज़रूर कनेक्शन, तो इसका कोई कनेक्शन है? ये जो अभी एक रिसेंट मूव है जिसमें जो अनलॉफुली रिजाइडिंग पाकिस्तान के अंदर जो भी जितने भी ममालिक के लोग हैं और इंक्लूडिंग अफगान बाशिंदों के, आपको लगता है कि कोई लिंक हो सकता है इसका भी? मेरा नहीं ख्याल कि उसका लिंक होगा इसी फैसले का। और उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो फैसला हुआ है गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने का, उस पे अलबत्ता अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आया है। और अफगान वज़ीर दिफ़ा का जो चंद दिन पहले वाला बयान था, उसमें कुछ चीज़ें मेरी नज़र में उसको देखना पड़ेगा कि वो मुनासिब थी कि नहीं। मसलन ये कि पाकिस्तान जो बोएगा वो काटेगा, और उसकी ये बात के हालात बहुत ख़तरनाक तरफ चले जाएँगे, तो मुझे नहीं पता कि उससे उनके क्या मतलब है, लेकिन मेरे ख़्याल में इस तरह बयानात को लोग सही नहीं समझेंगे। आज ठीक है। फिर सलाउद्दीन हक्कानी का, वज़ीर दाखिला तालिबान का बयान भी अभी ताज़ा आया है, उसमें भी उन्होंने गिले-शिकवे किए हैं और पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि अपने मसाइल खुद हल करे, अच्छा, दूसरों ठीक से है। तवक्कुल ये ना जो रखे। नुक्ता मैं ज़रा बारी साहब के पास भी ले जाऊँ। बारी साहब, जो बहुत सारी हैपनिंग है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान जिस रीजन में है वहाँ पे, और ऐसे में हम एक इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। आपके ख्याल में हुकूमत के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज क्या होगा इस तरह की सिचुएशन जो हॉस्टाइल बनी हुई है उसमें एक पीसफुल इलेक्शंस का इनेकाद?
देखिए, कुछ तो मामला पाकिस्तान के साथ चलते आ रहे हैं, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है शुरू में कि जो दहशतगर्दी का मामला है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है और वो कभी दब जाता है फिर वो दोबारा जिंदा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये तो हमारे माजी के इंतखाबात के दौरान ये होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। गो कि ये बहुत अफसोसनाक बात है कि अभी तक ये मामला मुल्की सतह पर और अपने खित्ते के लिहाज से अभी तक वो एक पेंडिंग मामला चला आ रहा है, उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सका। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इंतखाबात की बात है तो कुछ इलाकों में तो उनकी पहुंच है, जहाँ तक वो मसलन ये कि 2013 के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात के बावजूद इलेक्शन हुए और हुकूमत भी बनी और 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सवात में मालाकंड में जो दहशतगर्दी थी उसके खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ, लाखों की तादाद में लोगों को डिस्प्लेस भी होना पड़ा और लेकिन बिलाखिर वो मामला जो है ना वो हल हो गया। लेकिन नए सिरे से दोबारा जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो जो दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको थोड़ी सी ज़ाहिर है आइडियोलॉजिकल एफिनिटी थोड़ी बहुत ही मौजूद है, उसकी वजह से कुछ शय मिलती है उनको। तो अच्छा। मामला सारा ये है कि ये इस तरह की सूरत हाल की वजह से इंतखाबात को कोई, मैं नहीं समझता हूँ कोई बड़ा चैलेंज है। इंतखाबात इंशाल्लाह होंगे और उसकी सिक्योरिटी की फराहमी हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है और वो पूरी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ जो इसके बाद इसकी कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रही हैं कुछ लोगों को, उस पर भी बात करूँगी। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान एक नए इंतखाब की तरफ बढ़ रहा है। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल अब सियासी जमातों के लिए कैसी बनती हुई नज़र आती है। कुछ सियासी जमातों को सिक्योरिटी के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और मैं बात कर रही थी कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उसमें जो JUI लेवल प्लेइंग फील्ड कह रही है वो कह रही है कि हमारे लिए तो जिन इलाकों में हमारे लोगों पे हमले हुए हैं, अहमदुल्ला साहब पे हमला हुआ है, उनके एक और इज्तिमा पे हमला हुआ है। ताहिर साहब, क्या मामलात हैं जो बिलखुसूस अगर उन इलाकों की बात करें जहाँ पे JUI का वोट बैंक ज़्यादा है, ये जो KP और उससे रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं, क्यों इस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है? और बलूचिस्तान में भी देखे ना, जो बाजवड़ और बलूचिस्तान में हाफिज हमदुल्ला जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान पे हमला हुआ, दोनों की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। और दाइश हो, TTP हो, कोई और ग्रुप हो, पाकिस्तान के लिए तो सिक्योरिटी मसला है और रहेगा। और जब इलेक्शन में फिर आप जलसों में किसी को वो मना तो नहीं कर सकते। इससे पहले छोटे छोटे जलसों में भी आपको याद होगा बशीर बिलोर का और उसके बेटे का बाद में, तो एक मसला रहेगा जब इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी। और ख़ासकर जिसमें अभी कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, वहाँ पर ज़्यादा अब देखना है कि इस चैलेंज को कैसे हम वो करेंगे। आपके पहले सवाल में एक आपने कहा कि जिस ग्रुप ने मियां वाली वाली जिम्मेदारी कबूल की है, इसका थोड़ा सा बताऊं कि ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान नाम के सुबह सवेरे इनका मैसेज मुझे भी आया है, दीगर साथियों को भी क्या होगा। ये असल में फरवरी 26 को मुझे याद है सहाफ़ियों को जिनके पास खबरें आती है TTP के दीगर ग्रुप्स के, उसी में कहा कि ये नया ग्रुप बन गया है और वही मकासद जो TTP कहती है कि हमारा ये मकसद है वो मकसद है। लेकिन इसी ग्रुप के हवाले से सिक्योरिटी इदारों का ख्याल है कि इस नाम का कोई ग्रुप नहीं है, बावजूद इसके कि इस ग्रुप का आज तर्जुमान मुल्ला मोहम्मद कासिम के नाम से कि हमला हमने किया है। लेकिन सवालात तो इसलिए होंगे इस ग्रुप के हवाले से कि अगर नया ग्रुप बनता है तो इसकी सलाहियत नहीं होती कि वो इतना बड़ा और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हमला करे। सिर्फ ये वाला नहीं, 12 जुलाई को आपको याद होगा जब जो पे हमला हुआ FC के मरकज़ पे, वो भी इन्होंने जिम्मेदारी कबूल की। और फिर ये फरवरी में जब बना था उसके बाद लकीमरद में बहुत बड़ा हमला हुआ था एक पुलिस स्टेशन पे। फिर कबल सवात में आपको याद होगा पुलिस स्टेशन पे बड़ा हमला हुआ था। इस तरह के बलूचिस्तान में कई हमले हुए हैं, तो इसके बारे में शकूक है। और अच्छा, ये जो आप TTP ही है, TTP ठीक है, आप कह रहे हैं TTP इस्तेमाल करता है इसका, लेकिन ये TTP है बेसिकली। ब्रिगेडियर साहब, ये जो
हमले करने का एक ट्रेंड इस तरह से हमने कराची में भी देखा, पुलिस हेडक्वार्टर्स पे हमला करने की कोशिश की गई। आप अभी सवात की बात ताहिर साहब कर रहे हैं, इसके अलावा मियाँ वाली और डेरा इस्माइल खान वाली साइड पे भी इस तरह के हमलों की कोशिश की गई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, मेरी तो असेसमेंट है, एक तो इस पे मैं आई थिंक थोड़ा हाईलाइट कर दूं, जो तहरीक जहाद पाकिस्तान इज बेसिकली एक नया आप कह लें कि एक्रोनिम कॉइन किया गया, बिकॉज में तालिबान के लफ्ज निकाल दिया गया। सो इट्स अ परसेप्शन कि प्रॉब्ली नाउ इट इज टोटली इंडिजिनस पाकिस्तानी मूवमेंट और इनका प्रॉब्ली तालिबान से तो एक तो और मे बी इट्स ऑन एडवाइस ऑफ रिसर्च एनालिसिस विंग, अगर इनके उनके साथ हैं, या हो सकता है अफगानिस्तान के अंदर से ये एडवाइस आई हो, जो आई विल नॉट से कि अफगान लीडरशिप जो टॉप की है, लेकिन नीचे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव कि टीटीपी का नाम बदल के तरीके जहाद पाकिस्तान, तो तालिबान का बीच में से आपने देखा कि नाम निकाल दिया। सो जनरल इंप्रेशन, अच्छा ये तो हो गया बेसिकली मेरी अपनी असेसमेंट है। अभी आ जाते हैं कि जो वजूहात हैं, जिस तरह थे वारिस साहब भी कह रहे थे कि 2023 हैज बीन वेरी बैड, और उसकी आई थिंक एक तो अंडरलाइनिंग रीजन है, टाइम पीपल डोंट एग्री कि टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी हैज बीन यूज्ड बाय I would say all Afghan government in past 30 to 40 years, irrespective of कि वो नजीबुल्लाह की थी गवर्नमेंट या उसके बाद किसी हद तक जब मुजाहिदीन आए उस वक्त आई थिंक कम हुआ, फिर तालिबान की फर्स्ट गवर्नमेंट है या होस्टल एजेंसियों के साथ कोलैबोरेट करती थी। ये एज अ लीवरेज हमेशा अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी या उससे पहले अहमद करज़ई की अंडर नेटो, बिकॉज दे प्रॉब्ली फील के दिस इज वन टूल, यहाँ से कोर्स कर सकते हैं आप, कंसेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये माफिया का जो कारोबार है किसी तरीके से भी इस्लामिक नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो वहां से जी जी आप कह रहे हैं वहां से जो इन्फ्लुएंस है वो आता है। मैं सिर्फ इसमें दो पॉइंट ऐड कर दूं मेनली अभी जो इस वक्त है, आई थिंक इसमें कनाइवेंस है। आई वुड से कि वन इज जो ये एक एफर्ट हो रही है टू रिपैट्रिएट इलीगल अफगान, टोटल आई थिंक 5 मिलियन है, सो 1.75 मिलियन अभी हम रिपैट्रिएट कर रहे हैं। ईरान ने 12 लाख की चूं भी नहीं की किसी ने 2 साल में, बिकॉज यू नो देयर आर सिस्टम और वो दे वेरी स्ट्रांगली फील अबाउट देयर कंट्री। जहाँ पे 30 लाख की कोई बात नहीं कर रहा, जो इंशाल्लाह यहीं पे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। दूसरा ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर अपना एक बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट हुआ है, एक सिविल वॉर सिचुएशन है मणिपुर में, देयर आर 2 फैक्शंस हु आर फाइटिंग, और उसमें फौज पुलिस कंट्रोल वो जो प्रॉक्सी का जो पुराना डिजाइन है, आपको डाइवर्जन भी हो सकता है। जी आपको लगता है वो प्रॉक्सी का पुराना डिजाइन इस्तेमाल हो रहा है। मैं बारी साहब आपसे जी जी आई थिंक ठीक है, मैं बारी साहब आपसे इस डिस्कशन से एक स्टेप आगे की बात करना चाह रही हूँ। पॉलिटिकल अलाइंसेस की ज़ाहिर है पाकिस्तान में हमेशा बात होती रही है, लेकिन एक जो आइडिया फ्लोट किया जाता रहा है पिछले कुछ अरसे में वो ये था कि सब लोग बैठें और एक रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लें कि इलेक्शंस कैसे शफाफ होंगे और इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाएगा। सियासी जमातें बिलखुसूस उसमें, आप किस तरह से देखते हैं, क्या है उनके पास ऑप्शन इस हवाले से? देखिए, इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर तय कर लें कि हमने जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने वाले हैं उसके लिए एक लाहे अमल और उसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो खुद वो तय करें, और फिर उसको किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसके लिए मैकेनिज्म क्या होंगे कि उस कोड ऑफ कंडक्ट को की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको उसकी वायलेशन को कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा और किस तरह फिर जो वायलेटर्स हैं उनको फिर किस तरह पनिश किया जाएगा। क्योंकि कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे पहले मिसाक जमहूरियत भी हुई, NRO भी हुए, बाकी चीज़ें भी हुई, उनका कोई इम्पेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे जो मिसाक जमहूरियत की चीज़ें थी उनको इग्नोर किया गया। बाद में नवाज शरीफ साहब ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। तो मैं बुनियादी बात ये है कि तो यू थिंक एक नया चार्टर उसकी जरूरत है पाकिस्तान को? अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छा आइडिया है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर हमने देखा है कि अच्छे आइडियाज को गलत तरीके से जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो फिर वो अच्छा आइडिया कभी कोई और उसका नाम लेना भी नहीं चाहता, अच्छे नतीजे नहीं निकलते। जरूरी होगा कि इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जाए। और सबसे पहली बात ये है कि तमाम सियासी जमातें इस चीज़ पे मुत्तफिक हों कि उन्होंने रियासती अदारों से किसी किस्म की सहूलत जो है वो उसके लिए कोशिश करनी है, और अगर कोई जो सिग्नेटरी हो अगर कोई करे तो फिर उसको किस तरह पनिश किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं ताहिर साहब आपके पास भी यही सवाल लेके आ रही हूँ आखिर में। एक क्रिटिकल स्टंट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सीरियस संजीदा कोशिश होनी चाहिए
ताकि एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया जा सके। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन नहीं होना चाहिए। ताहिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो को? जिस तरह की एक्सट्रीम पे हमारी पॉलिटिक्स कुछ अरसे में चली गई, अब एक हर तरफ से बात आ रही है। पीटीआई के जो लीडर्स बाहर हैं वो भी यही कह रहे हैं, नून लीग के कायद वापस आए, उन्होंने भी यही बात की। पीपल्स पार्टी पहले ही मफामती पॉलिसी पे अमल पैरा है। मौलाना फजल रहमान साहब भी थोड़े से सॉफ्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं? बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन पता है क्या है, जो कल गिरफ्तार हुए हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, तो वो एक कभी कभी जब एक बात आती थी कि शायद कुछ मुसालहत के लिए कोशिशें हो रही हैं, और या इलेक्शन के ऐलान के साथ अगर ये गिरफ्तारी होती है तो वो जो सबको मौके वाली जो बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में उसके बारे में शुकूक बढ़ गए हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि आज मलकन में भी तहरीक इंसाफ के एक साबिक एमपीए को गिरफ्तार किया गया है। अब चूंकि इलेक्शन का ऐलान भी हुआ है, तारीख आ भी गई है, तो मेरे ख्याल में ये वाला जो काम है, क्योंकि असद कैसर की गिरफ्तारी अगर ये बदनवानी से करते हैं, दूसरी बात है किस तरीके से वो गिरफ्तार हुआ है, मुकदमा उस पर दर्ज है अपने इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में। इस्लामाबाद पुलिस के बारे में आज अदालत ने पूछा कि उसके वकील ने कहा अदालत को कि किस इख्तियार में इस्लामाबाद पुलिस ने एक पीटीआई के रहनुमा को गिरफ्तार किया है। उनके पास जवाब नहीं था कि ये भी इंतजार करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के, वो आएंगे तो उसको फिर आज से जेल भेज दिया गया। मेरे ख्याल में अवाम इन चीजों को समझते हैं और हो गया। बहुत नहीं करूं कि पीटीआई के साथ हो, दूसरे के साथ ना हो, दूसरे किसी के साथ भी ना हो। आप कह रहे हैं कि यकसा मौके सबके लिए होने चाहिए। ब्रिगेडियर वकार हसन, सरवर बारी साहब और ताहिर खान साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया जी। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी भी हुई है, वक्त कम था, इस हवाले से हम ज़्यादा बात नहीं कर सके, लेकिन इलेक्शंस के ऐलान के साथ ही बहुत सारी और हैपनिंग्स में पाकिस्तान में, लेट्स सी कि कैसे अनफोल्ड होता है सारा सिनेरियो, और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो कितने मुदब्बर अंदाज में आगे बढ़ती हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।